नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई लोग। आप सभी लोग लाइव आ जाइए और अपने अपने दोस्त, अपने अपने मित्र, अपने अपने बंधु, जो भी सगा संबंधी हैं, जो टीआरई की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका सब्जेक्ट मैथ्स है तो उन्हें जरूर बताइए। लगातार अगर वो इस क्लास को करते हैं तो आने वाले टाइम में काफी हेल्प उन्हें मिलेगा। तो चलिए, बकवास ज्यादा ठीक नहीं होता है, सीधे टू द पॉइंट आते हैं। ठीक। सेट नंबर 40 आपकी सेवा में। सेट नंबर 40 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि आर वह शेषफल है जो इतना इतना और इतना को बड़ी से बड़ी संख्या डी से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो डी माइनस आर का मान क्या होगा। इसका मतलब समझते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या डी है जिससे इन तीनों में भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो रिमाइंडर मेरे दोस्त आ रहा है। हमें कहा कि डी माइनस आर क्या होगा। तो आपने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा होगा कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे इन तीनों में भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वो संख्या कुछ और नहीं, इन तीनों का ध्यान देना। वो संख्या निकालने के लिए बड़ा सिंपल काम करना, ई दोनों का डिफरेंस और ई दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो देखिए 6 में से 4 गया 2 होगा, 10 में से 5 गया ये 5 हो जाएगा, और ये मेरा 72, 72 में से अगर 64 जाएगा तो ये मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 7 में 6 गया ये मेरा 1 हो जाएगा, 9 में से ये मेरा 9 हो गया, और ये मेरा तो 87 में से 73 जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई। तो ये हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ई दोनों का डिफरेंस 852, ई दोनों का डिफरेंस 1491। ठीक है, अब क्या करना है, ई दोनों के डिफरेंस और ई दोनों के डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। और मेरे दोस्त एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा आप यहां देखो। ये क्या है आपका 4 गुने 213, और ये क्या है आपका 7 गुने 213। यानी आपने देखा कि जिनका हमें एचसीएफ निकालना है, ई भी 213 का मल्टीपल, ई भी 213 का मल्टीपल, यानी एचसीएफ हो जाएगा 213। यानी यही वो संख्या है जिससे इन तीनों में भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अच्छी बात है। अब क्या है दोस्त, आपने निकाल लिया वो संख्या जिससे तीनों में भाग देंगे तो समान शेष आएगा। तो अब आपको क्या करना है, शेषफल भी तो निकालना पड़ेगा। तो लीजिए ना, किसी एक संख्या को लिखिए और 213 से भाग दे लीजिए। अब 213 से भाग देंगे तो 213 तिया क्या हो जाएगा 639, कितना आएगा 640। ठीक है भाई, तो यही मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, तो आपने इस तरह से देख लिया कि आपका रिमाइंडर कितना हो गया है 64। तो आपसे कहा कि डी माइनस आर बताओ, तो डी कितना है दोस्त, तो डी हमारा है 213 और आर कितना है 64। अगर घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, एक ही जगह दिख रहा है यूनिट डिजिट 9, यानी 149 इसको हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। शेयर किसको करें, सबका हो गया मैं ही बच गया। अच्छा अच्छा, आपका भी हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, बस हिम्मत रखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास हौसला होगा वो अवश्य जीतेगा। ठीक है, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर मेरे दोस्त 1 माइनस पी स्क्वायर है और 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर √3/2। हमें कहा कि बताओ सर इसका मान क्या होगा। मेरे दोस्त ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एक छोटा सा तरीका अपनाना। ये 1 माइनस पी स्क्वायर है और ये 1 माइनस क्यू स्क्वायर है। ठीक है, और बराबर कितना, तो बराबर आप देख पा रहे हो √3/2। ठीक है, अब क्या करो दोस्त, सबसे पहले इसमें किसी एक वेरिएबल को शून्य कर दो, है ना। एक वेरिएबल को 0 कर दो। क्यों 0 करेंगे, जब इस तरह का अलजेब्रिक क्वेश्चन आपके सामने हो जिसमें गिवन पार्ट हो, फिर क्वेश्चन पार्ट हो, और एक से अधिक वेरिएबल हो, और जितना बार एक वेरिएबल का प्रयोग उतना ही बार दूसरे वेरिएबल का प्रयोग, यानी कि दोनों वेरिएबल का सेम नंबर ऑफ टाइम्स अगर यूज हुआ हो,
तो आप इसको सिंपलेस्ट करने के लिए, छोटा सॉल्यूशन करने के लिए किसी एक को जीरो कर दो, चाहे p को जीरो कर दो, चाहे q को जीरो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने p को ही जीरो कर दिया तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले p वाली टर्म खत्म हो जाएगा, p को जैसे ही जीरो किया तो p वाली टर्म खत्म, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगा, ये वाली खत्म हो जाएगा, ये वाली खत्म हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप ये देख पाओगे कि रूट के अंदर 2q² तो हो जाएगा √2q, और प्लस वहां से भी हो जाएगा रूट के अंदर 2q। अब √2q क्या हो जाएगा, 2√2q। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब आओ यहां देखते हैं। अब यहां पर मेरे पास क्या होने वाला है, तो हम ये देख रहे हैं कि मैंने p को जीरो कहा। एक काम करो, बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे 1 - q² हो जाएगा, और इधर हमारा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे दोस्त यहाँ से q² देख रहे हो, यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस में 3/4, ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 1/4 और बराबर मेरे दोस्त q²। तो 1/4 ये मेरा क्या हो गया, q²। तो इस तरह से आपने q² का मान देख लिया। अगर मैं q का मान निकालने जाऊंगा तो 1/2 इस वक्त आपको नजर आएगा। आप आराम से वही 1/2 यहाँ पर रख लो, 2√2 1/2 रखोगे, फाइनली √2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका रिजल्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम लाइव हूं, अमित कुमार मिश्रा, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म टीचर नाम के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पर मैं अमरजीत कुमार आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे अर्जुन बैच ज्वाइन करना चाहिए? आपकी इच्छा। 2 नंबर हो गया ना, आओ 3 नंबर की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये क्या है। कहता है कि एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AB और AC पर D और E इस प्रकार स्थित है कि DE BC के पैरेलल है। DE की लंबाई BC की आधी है। यदि AB CE और BC 30 सेमी है तो चतुर्भुज BCED का परिमाप क्या होगा। अब मेरे दोस्त पहले तो आपको समझना होगा, ध्यान से देखो क्या हो सकता है यहां पर, यहां देखना। अब इसको मेरे दोस्त हम देखते हैं, एकदम ध्यान से देखना। ये मेरा A, ये B है और ये मेरा C है, ABC। ये एक समबाहु त्रिभुज है। AB पर एक पॉइंट है D और AC पर एक पॉइंट है E। अगर आपने इसे मिला दिया, क्वेश्चन में स्पष्ट ये बात कहा गया, ठीक है, क्या स्पष्ट कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC में AB पर एक पॉइंट D और AC पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि DE BC के पैरेलल हो जाए, DE BC के पैरेलल, और साथ ही साथ लंबाई में आधा, लंबाई में आधा, यानी अगर ये मेरा 2A है तो मित्र मेरे ये मेरा A हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब एक बात आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्लास 9 10th में, क्या किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल होती है और लंबाई में आधी होती है। यानी कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटने वाली रेखा अगर तीसरी के पैरेलल और लंबाई में आधी हो तो इधर भी मिड पॉइंट और इधर भी मिड पॉइंट पर काटेगी। तो मेरे दोस्त आपने देख लिया, ये इसके पैरेलल भी है, लंबाई में आधा भी है। ये तभी संभव है जब ये मेरे दोस्त इसका मिड पॉइंट होगा और ये भी मेरे दोस्त इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये चूंकि एक समबाहु त्रिभुज है, अब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा एक समान होगी, यानी अगर ये मेरा 2A है तो ये भी मेरा 2A होगा, और चूंकि ये मिड पॉइंट है तो AA में बट जाएगा। ये 2A है तो ये भी 2A होगा, और ये मिड पॉइंट है तो AA में ये बट जाएगा। ठीक है, अब देख लो क्या दिया हुआ है, AD प्लस CE प्लस BC। तो देखो AD कितना है, A है मेरा, CE कितना है, A है मेरा, और BC कितना है, 2A है मेरा, बराबर हो गया 30। तो 4A का मान अगर 30 है तो A का मान क्या होगा, 15/2 यानी कि 7.5।
15/2 यानी कि 7.5। तो मेरे दोस्त ए का मान आपने देख लिया। आपको पेरीमीटर किसका चाहिए? आपको परिमाप चाहिए चतुर्भुज बी सी ई डी का। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए बी सी ई डी, ये मेरे दोस्त इसका परिमाप होगा। तो चलिए परिमाप निकालिए। a + 2a + a + a, तो क्या हो जाएगा? a + 2a + a + a। ठीक है, अब ये हमारा 3 और +2 ये क्या हो जाएगा मेरा? 5a। तो मेरे दोस्त ये मेरा 5 हो गया। और a का मान, तो a का मान हो गया है 7.5। अगर आप सॉल्व करोगे हो जाएगा 37.5। वेरी सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर है। एकदम मजे से आप काम कीजिए और देखिए आपको कितना मजा आता है। ठीक है दोस्त मेरे। हेलो सर, फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किए हैं सर, स्वागत है आपका। आप डरिए मत कोई मत डरिए, ठीक है। हम हैं ना, आपका बेला पार लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त, बस आप ईमानदार रहिएगा, ठीक है। चलो अब इसको देखो, ये क्या है। कहता है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उसके 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यानी जिस स्पीड से आता है उसके 1/4 स्पीड से जाता है। जाने और आने का जो एवरेज स्पीड है वो 15 है। तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या होगी? मेरे दोस्त सबसे पहले देखो उसका होम और मेरे दोस्त ऑफिस। होम और ऑफिस के दौरान हो क्या रहा है इसको समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन ने स्पष्ट ये बात कहा है, क्या दोस्त? क्वेश्चन ने ये कहा कि 1/4 गति से अपने कार्यालय जाता है। अच्छा अच्छा, जिस गति से वापस आया उसके 1/4 स्पीड से गया। तो मेरे दोस्त एक काम कीजिए, मान लेते हैं कि वापस आया 4x की स्पीड से, ठीक है। और मेरे दोस्त गया किस स्पीड से? आया 4x की स्पीड से, गया इसके 1/4। जिस स्पीड से आया उसके 1/4 स्पीड यानी x की स्पीड से गया। तो क्या बोलेंगे? 4x की स्पीड से आया है और x की स्पीड से गया है। तो 4x की स्पीड से आया है और x की स्पीड से गया है। तो आप सबको पता है x की चाल से जाऊंगा, y की चाल से आऊंगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? 2xy और अपॉन x + y। ठीक है, x + y, ठीक। 2xy अपॉन x + y, यही हो गया एवरेज स्पीड। और यही एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है? 15। अब आप देख लो मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 8x², नीचे हो जाएगा 5x और बराबर 15। यहाँ से अगर देख लो, एक x कट गया आपका, x का मान 75/8 हो जाएगा। मुझे यही तो कहा कि ऑफिस जाने की जो स्पीड है वो कितना है? तो ये 75/8 है। ये 75/8 है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, एकदम आराम से बारीकी से आपको सॉल्व करना है। कॉल किए थे, आपसे बात नहीं हुआ है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो और समझो इसको। अब ये देखिए ये क्या है। कह रहा है कि एक पुल में 3 नल है। पुल को भरने में पहले नल को 3 दिन, दूसरे नल को 2 दिन, तीसरे नल को 18 घंटे लगते हैं। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं और 8 घंटे के बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। बताइए पुल कुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा? अब यहां समझिए एकदम ध्यान से। पहला नल, ये दूसरा नल और ये तीसरा नल। तो मेरे दोस्त ये तीनों नल क्या क्या कर रहा है? भरने का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए, पुल भरने में पहला नल को 3 दिन लगता है। 3 दिन का मतलब क्या हुआ? 72 घंटा। दूसरा नल को 2 दिन लगता है, 2 दिन यानी मेरे दोस्त 48 घंटा। और तीसरा नल को कितना? 18 घंटा लगता है। ओके, अब जो टंकी इतना देर में भर जाए, इतना देर में भर जाए, इतना देर में भर जाए, उस टंकी की कैपेसिटी क्या होगा मेरे दोस्त? इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखने चले जाइए, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 144, यानी टंकी में इतना पानी आएगा, ठीक है। तो आप ही बताइए,
अगर 72 घंटे में 144 भरेगा तो 1 घंटे में 2 भरेगा, 48 घंटा में 144 भरेगा तो 1 घंटा में 3 भरेगा, और 18 घंटा में 144 भरेगा तो 1 घंटे में 8 भरेगा। ठीक है दोस्त, ओके। क्या बोल रहा है, ये हमें कह रहा है कि जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। लो मेरे दोस्त, अगर तीनों नल को एक साथ खोल दोगे तो भरना है 144, और तीनों का एक साथ क्षमता ये हो जाएगा 5। अब 5 और 8 है मेरे दोस्त 13, यानी 144 और बटे 13 घंटे। यही इस क्वेश्चन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरा बात यहाँ पर कहा मेरे दोस्त। तीनों को एक साथ खोलिए और 8 घंटे के बाद दूसरे नल को बंद कर दीजिए। मतलब तीनों को एक साथ खोलिए और 8 घंटे तक चलाइए। तो ये 5 और 8 13, 1 घंटा में 13 भरेगा तो 8 घंटा मेरे दोस्त 104 भरा होगा। आपको हो गया हाँ। अब कहता है दूसरे नल को बंद कर दीजिए, तो पहला और तीसरा चलता रहेगा। आप ही बताइए, 144 में 104 अगर भर जाएगा, इसका मतलब भरने के लिए 40 और रहेगा। जिसको एसी भरेगा तो एसी ये 2 और ये 8 यानी 10 क्षमता से, तो मेरे दोस्त 4 घंटे का समय लगेगा। तो 4 घंटा यहाँ और 8 घंटा यहाँ, यानी कुल मिला के इसको कितना समय लग जाएगा, 12 घंटे। तो आप में से जिनको 12 घंटे लगे होंगे, 12 घंटा आंसर आया होगा, बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं अब 6 नंबर सवाल की ओर। ओके, अब इसको देखिए, cos 9 प्लस साइन 81, सेक 9 प्लस कॉसेक 81, और कॉसेक 71, कॉस 15, टेन 19 डिग्री, और कॉस हमारा 75 डिग्री। अब मेरे दोस्त इसको देखो, अगर हम साइन 81 को बदलेंगे तो कॉस 9 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, सेक 9 है ना चलो कॉसेक 81 को बदलो, कॉसेक 81 मेरा सेक 9 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब ये कॉसेक 71 है, तो मेरे दोस्त ऐसा करो कि आप 10 19 को बदल लो। 19 में क्या जोड़ेंगे, 90 होगा, 71। 10 बदल कर कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है भाई, और यहाँ पर हमारा कॉस 15 है और यहाँ कॉस 75 है, 75 को चेंज करो। 75 में क्या जोड़ोगे, 90, 15, कॉस बदल कर साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो आप यहाँ देख लो कि कॉस 9 और कॉस 9 कितना हो जाएगा, 2 कॉस 9 हो जाएगा। ठीक है, सेक 9 और सेक 9 ये क्या हो जाएगा, 2 सेक 9 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आप यहाँ देखिए, क्या कॉस स्क्वायर 71 और कॉट स्क्वायर 71, आपको पता है कि सॉरी, कॉस एक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। फिर देखिए, कॉस स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 15 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2 दूनी कितना, 4, कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा, 1, और बाय में हमारा 2 होगा। तो रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आप में से जिनके 2 आ रहे होंगे एकदम करेक्ट रहे होंगे। ये मेरा 6 नंबर सवाल था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 2 वस्तु की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। कह रहा है पहले को 10% से बढ़ा दीजिए, दूसरे को 30% से कम कर दीजिए, तो नया रेशियो 10 और 7 हो जाएगा। एक्स का मान क्या होगा। अब दो संख्या का रेशियो हमारा 4:5 पहले से था, पहले को x% बढ़ाना है तो अपने आप का 100 + x हो जाएगा, और दूसरे को 30% कम करना है तो मेरे मित्र 70% हो जाएगा। अब कहता है कि इसका नया रेशियो जो है वो 10:7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया हमारा। आप कहोगे हाँ जी सर। मेरे दोस्त ये देखो, 7 से ये 10 बार में कट जाएगा, वेरी नाइस। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये 400 और प्लस में 4x क्या हो जाएगा यहाँ पर, 500 इंटू 10, ये 500 हो जाएगा। 4x का मान अगर आपका 100 है तो x का मान हो जाएगा 25। तो इस तरह से आपने x का मान 25 देख लिया है। आप में से जिनका भी 25 आ रहा होगा एकदम करेक्ट रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, 25 25 25। देखो एक बात बताएं मेरे दोस्त, आज का जो टाइम है ना, आज के टाइम में टीजीटी की तैयारी करने वाले आप में से जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं बात टीजीटी की स्पेशली कर रहा हूँ अभी। पहले टीजीटी के लिए मेरे दोस्त
आपको हवा अगर बनाया जाएगा, आप हवा पे मत जाना, आप ये देखना है, आप जिसको जो भी आपसे आइडिया ले, बस इतना देखना है कि 1.0 2.0 3.0 रिजल्ट कहाँ से है। जहाँ रिजल्ट वहीं बिलीव करना है। हवाई फायरिंग पर बिलीव नहीं करना है, नहीं तो एग्जामिनेशन के बाद फिर कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि टीआरई के अंदर ट्राई ब्रेकर में भी मामला फंसता है, कटअप के बराबर जाके भी फंस जाता है। इसलिए आपको एकदम स्पेशलिस्ट के साथ खड़ा रहना है। ठीक है, और स्पेशलिस्ट के साथ खड़े रहेंगे तो कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो आओ मेरे दोस्त काम करते हैं। एक दिन आए आए हुए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करा दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे तो हमने यूट्यूब चैनल पर आए हुए सारे क्वेश्चन का एनालिसिस पहले ही कराया है, लेकिन आप बोल रहे हो तो फिर करा देंगे, कोई बात नहीं। देखो, 5 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिन में इतना रुपए कमा सकती है। 8 पुरुष और 12 महिलाएं 8 दिन में इतना रुपए कमा सकते हैं। तो बताइए कि 7 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिन में इतना रुपए कमाएंगी। तो आप क्या करना है, आपको डायरेक्ट ऐसे क्या रिलेशन आपको एडजस्ट करने आना चाहिए क्या। तो मेरे दोस्त 5 पुरुष और 6 महिलाएं, एक 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिन में कितना कमा सकती है, 10,500। 5 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिन में इतना रुपया कमा सकती हैं। और क्या बोला, 8 पुरुष और 12 महिलाएं 8 दिन में कितना रुपए कमा सकते हैं, ये 24,800। ठीक है, 5 पुरुष 6 महिलाएं 6 दिन में इतना रुपया कमा सकती हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं 8 दिन में इतना रुपया कमा सकती हैं। आप मेरे दोस्त जैसे ही इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मेन वोमन में रिलेशन इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 8 से मेरे दोस्त इसको काट सकते हैं, ये हमारा 3 1 हो गया। ठीक है, और ये 35 तिया और मेरे दोस्त ये हो जाएगा 2 तिया। अब यहाँ से देख लो, 62, 31 दूने 62, 62 गुने 5 ये हो जाएगा 310, प्लस 31 दूने 62, 62 छके 6 दूनी 12 और 6 छके 36 और 1 37, इतना मेरे दोस्त 12 12 तिये 36। अब मेरे दोस्त बराबर ये 35 और गुने 8, तो 8 बचे 40 और 8 तिये 24, 24 और 4 28, यानी आप 280 मैन देख लिए। फिर मेरे दोस्त 35 और गुने 12, तो 12 पंचे 60 और 12 3 36, 36 और 6 42, इतना बोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और से कैलकुलेशन करिए। 310 में आके 280 घटेगा तो 30 मेन नजर आएगा, और 372 जाके इसमें घट जाएगा तो 20 और 28 मेरे दोस्त 48 वोमन हो जाएगा। यहाँ से मेन अपॉन वोमन करने जाएंगे तो ये 48 और बटे में 30, तो 8 छके 48 और 5 छके 30, ये मेन की क्षमता हो गया और ये हम वोमन की क्षमता हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, तो बताओ सर 7 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में इतना पैसा कमाएगी। तो ये कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए आप किसी एक का रेफरेंस ले लो, चाहे आप इसका रेफरेंस ले लो और चाहे मेरे दोस्त 8 पुरुष और 12 महिला का रेफरेंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी एक का रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। अगर मान लो कि इसी का रेफरेंस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 मेन और 6 वोमन 6 दिन में कितना पैसा कमा रहे हैं, 10,500। तो बताइए जरा सा, 7 मैन और 10 वोमन, 7 मैन और 10 वोमन कितने दिन में कितना पैसा कमाने की बात किया है, 26,500 रुपये कमा सकते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये देखिए मेन की इफिशियंसी है कितना, मेन 8 है और वोमन 5 है, मेन 8 है वोमन 5, ठीक, मेन 8 है और वोमन 5 है। आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। अब जितने भी लोग आप में से लाइव हैं, लगभग सभी लोगों ने मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को किया होगा, तरीके से बनाया होगा। थोड़ा कैलकुलेट करो,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 40 और प्लस 30 मेरे दोस्त ये 70, 70 गुने 6 और बटे में 105 बराबर, ये हो जाएगा 56 और प्लस में 40, 56 और प्लस में 50, यानी ये हो जाएगा 106। ध्यान से देखो, 8 सते 56 और प्लस 50 106 और गुने में डी और बटे ये हो जाएगा 265। अब जो कटने उठने वाला है इसको काटिए, तो आप यहाँ देखिए 5 से काटिए मेरे दोस्त, 5 से काटिएगा तो 21 पचे 105 और यहाँ 5 से काटिएगा 5 बचे और 5 दिया। अब यहाँ से देख लीजिए 53 से ये 2 बार में कट गया, ठीक है भाई। अब 53 से 2 बार में काटेंगे, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटेगा 10 बार में, यानी फाइनली डी का मान 10 हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे डी का मान 10, बड़े आराम से मेरे दोस्त आपका काम हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त देखो, अब मैं सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ तो सैटरडे संडे में आपसे बात हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे में मैं फ्री नहीं रहता तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सुबह से शाम तक क्लास होती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ, है ना, टाइम तो निकालना पड़ जाता है ना। आपसे टाइम निकाल के हम बात ज़रूर करेंगे, ठीक है भाई। देखो दोस्त मेरे, इस प्रकार का क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो आप टाइम से बनाना तो दूर, अरे भाई आप बना लो यही बहुत है, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्वेश्चन के हिसाब से होता है, जिसका जितना वैल्यू होगा, जिस क्वेश्चन को में जितना वेटेज है, आई मीन क्वेश्चन की जैसी क्वालिटी उसका वैसा सॉल्यूशन होता है, ठीक है दोस्त मेरे। आओ चलो चलते हैं 9 नंबर की ओर। एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर तीन तीन घोड़े बंधे हुए हैं, प्रत्येक बांधने के लिए 7 मीटर रस्सी का उपयोग किया गया। घोड़ा के द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब स्वयं आप देख लीजिए, यह है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र, एक घोड़ा यहाँ बंधा है, एक यहाँ बंधा है और एक मेरे दोस्त यहाँ बंधा है। आप थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर कितना मीटर रस्सी है, 7 मीटर रस्सी है। मित्र मेरे यहाँ जो बंधा हुआ है ये भी मेरा 7 मीटर रस्सी है, और आप इसको जो देख रहे हैं ये भी हमारा 7 मीटर रस्सी ही है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर घोड़ा चर पाएगा घास तो कितना का चर पाएगा, इतना का घास चर पाएगा, है ना। आप मेरे दोस्त आप देख लीजिए, घोड़ा इतना का घास चर पाएगा, और आप इसको देख लीजिए, घोड़ा इतना का घास चर पाएगा, ठीक है। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि घोड़ा चर पाएगा तो बस यहीं तक घूम के, यहीं तक घूम के और यहीं तक घूम के, है ना। अब ये देखो, ये मेरा 60 है, ये मेरा 60 है और ये मेरे दोस्त 60, कहेगा 60 60 क्यों कर रहा है, अरे छोड़ो ना, समबाहु त्रिभुज रहता तब ना 60 60 करते। ये तो मेरे दोस्त नॉर्मल सा ट्रायंगल है, तो अल्फा बीटा गामा ही कर लो, अल्फा बीटा गामा। मुझे ही बताओ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 हो जाएंगे, है ना। जानते हो, जब सेम रेडियस के 3 त्रिज्यखंड हो 3 सेक्टर हो, तो तीनों का एरिया अलग अलग निकालने से अच्छा है कि तीनों के एंगल को जोड़कर एक ही सेक्टर बना लो, ठीक है। जैसे मेरा कहना यह है कि अगर कभी भी एरिया सेक्टर अल्फा प्लस एरिया सेक्टर मेरे दोस्त बीटा और प्लस एरिया सेक्टर गामा, मतलब अल्फा एंगल वाले सेक्टर का एरिया, बीटा एंगल वाले सेक्टर का एरिया, गामा एंगल वाले सेक्टर का एरिया, तीनों को अगर आप जोड़ोगे ना तो बिल्कुल ये बराबर होगा किसके, एरिया सेक्टर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एरिया सेक्टर कितना, एरिया सेक्टर 180 डिग्री, मतलब तीनों त्रिज्यखंड का अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ दीजिए। अच्छा है, एक ही साथ तीनों त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लीजिए। एक ही साथ निकालने का तरीका क्या होता है, तीनों का एंगल जोड़ लेना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 है, तो सीधे 180 डिग्री सेक्टर का एरिया निकालिए। अब 180 डिग्री सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि 180 डिग्री सेक्टर का, ध्यान देना, 180 डिग्री सेक्टर का मेरे दोस्त अगर हम फिगर बनाएं तो आप देखो, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा है। 180 डिग्री सेक्टर का जो एरिया होता है, या यूं कहें कि वो जो एरिया फॉर्म करता है वो एक सेमी सर्कल हो जाता है। क्या हो जाता है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से हम यही देख पा रहे हैं
कि 180 डिग्री सेक्टर का मतलब सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, मतलब अर्धवृत्त का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां से हो जाएगा 77। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इतना तामझाम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आपको जब ये बात भरवली पता चल चुका है कि त्रिभुज के तीनों कोना पर 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ 3 घोड़ा है, तो वो जो घास चर पाएगी वो क्या होगा, 3 त्रिज्यखंड का घास चर पाएगी, अल्फा बीटा गामा एंगल वाला, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180। जब 3 त्रिज्यखंड का एंगल 180 हो जाए तो वो अर्धवृत्त के समान होता है, बशर्ते त्रिज्या सेम होना चाहिए। यानी आपको पता चल गया कि तीनों सेक्टर मिल करके सेमी सर्कल बनाएगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर सेमी सर्कल बनाएगी तो आपको इसका भी तो आइडिया होना चाहिए कि रेडियस 7, परिधि 44 और एरिया 154। अब आप देख लो यहाँ पर क्या मेरे दोस्त 7 रेडियस वाले सर्कल का एरिया 154 होता है, लेकिन अगर यही सेमी सर्कल हो जाए तो 77 हो जाएगा। यानी कि वृत्त आधा, त्रिज्या भी सॉरी एरिया भी आधा, तो सीधा एरिया आधा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि 3 अलग अलग त्रिज्यखंड का एरिया निकालने से अच्छा है कि उन तीनों के एंगल को जोड़कर एक ही त्रिज्यखंड का एरिया निकाल दें, है ना, बशर्ते रेडियस सेम होना चाहिए। ये जो आपने अल्फा बीटा गामा को एक ही साथ जोड़ लिया, ये कब संभव है, जब तीनों का रेडियस एक समान हो। ठीक है ब्रदर, चलो आओ चलते हैं। अंजार आलम मेरे दोस्त, अरे समबाहु त्रिभुज अगर नहीं बोला तो हम अपने मन से समबाहु क्यों माने, हमको तो तीनों जोड़कर 180 डिग्री सेक्टर का एरिया निकालना है, कहानी खत्म है। अगर मान लीजिए जिनको ये बात समझ में नहीं आता है, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, अल्फा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, फिर बीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, फिर करेंगे गामा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। आप देख लीजिए, पाई पाई यानी कि 22/7 पाई आर स्क्वायर और बटा 360 आप कॉमन कर लीजिए, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। अब ये मेरा 180, 180 दूनी 360, 2 से कटेगा 11, एक सात से एक साथ 11 सते 77, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जैसे मन करे आप वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसको देखो, ये क्या है, ये कोई कह रहा है कि एक वस्तु को 25% और x% के दो लगातार डिस्काउंट के बाद 612 में बेचा गया, अगर एमआरपी 960 है तो x का मान क्या होगा। आप एक काम कीजिए, ये एमआरपी आपका 960 रुपये है ना, पहला डिस्काउंट कितने का है 25%, 25% का मतलब 1/4, अब इसका 1/4 करेंगे 240 हो जाएगा। अब इसमें 240 का अगर डिस्काउंट देंगे तो बचेगा कितना 720। अब 720 पर एक और डिस्काउंट दिए हैं और फाइनली 612 में बेच दिए हैं। तो मुझे बताओ 720 की चीज़ अगर 612 में बेचा जाएगा तो कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 108 का डिस्काउंट हो जाएगा। किस पर, 720 पर, और इंटू 100। अब यहाँ से हम देख लेंगे 36 से 3 बार में और 36 से 2 बार में 20 पंचे 100, तो ये मेरा हो गया 15%। 15% अगर आंसर आ गया आप सभी का करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अर्जुन बैच में भी एडमिशन हो रहा है, फिर से उसके एडमिशन को खोला गया है अर्जुन बैच के एडमिशन को फिर से ओपन किया गया है, आप एडमिशन अभी ले सकते हैं। बिल्कुल, अर्जुन बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो दोस्त, ये ये पीजीटी के लिए 4000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन का कौशलेंद्र सर का ये बैच है। और आप में से जो भी साथी या आपके जो भी जानने वाले पहचानने वाले अगर टीजीटी की पीजीटी 11 12 की तैयारी करते हैं तो सर का ये प्रैक्टिस बैच आप जरूर ले लेंगे, क्योंकि पेपर के बाद आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि 4000 क्वेश्चन पीजीटी के लिए कम नहीं होता है दोस्त। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसको देखो, ये क्या लिखता है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जीवा ए बी
जो केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर है। यदि बिंदुओं ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर स्पर्श करती है तो एपी की लंबाई क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, बड़ा आराम से आप सवाल को बना सकते हो। ये है आपके पास एक सर्कल, ठीक है दोस्त, ये है आपके पास एक सर्कल, वेरी नाइस। अब यहां देखना, ये आपका एक स्पर्श रेखा है, ये मेरे दोस्त आपका दूसरा स्पर्श रेखा है, ठीक है। मान लो ये P है, कहा स्पर्श रेखा जो खींचा है ना सर्कल पर, एगो A पर जाके सर्कल को टच किया, एगो B पर जाके टच किया, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, जी हाँ। अब सेंटर से अगर स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाए तो आपको जरूर पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और ये मेरे दोस्त क्या है, मेरा O है। अब आप यहां देख सकते हो एक और बात दोस्त मेरे, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या दिया हुआ है, 5 सेमी त्रिज्या है, तो ये हमारा 5 सेमी त्रिज्या है, वेरी गुड। जानते हो अगर हम इससे इसको मिला देंगे, इससे मेरे दोस्त इसको मिला दें, ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम इससे इसको मिला दें, बात को थोड़ा सा समझिए, अगर हम इससे इसको मिला दें, ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे दोस्त ये इस पर जाके परपेंडिकुलर हो जाता है, और इतना ही नहीं ये आपका बाइसेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि 4 सेमी की दूरी पर है, ये जो ए बी है ना, इस सेंटर से 4 सेमी की दूरी पर है, 4 सेमी। तो जीवा जो है उस सेंटर, मेरे दोस्त ये ध्यान देना, सेंटर से 4 इकाई की दूरी पर है, ओके दोस्त, ओके। अब आपसे पूछता हूं, अगर ये समकोण त्रिभुज है, 90 के सामने ये 5 है और ये 4 है, तो ट्रिपलेट से 3 हो जाएगा, ये 3 तो मेरे दोस्त ये भी 3 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब ध्यान देना, अब ये ध्यान देना कि हमसे पूछा क्या है, एपी, तो सिमिलैरिटी से देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे दोस्त अगर ये मेरा 90 है, ठीक, अगर ये मेरा 90 है और ये थीटा है, तो श्योर ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए कि दो ट्रेंगल आपको, है ना, दो ट्रेंगल सिमिलर नजर आएगा। एक ये वाला, अगर इसका नाम M दे दें तो OAM और AMP दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। आप देख लो, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, जहां तक कि छोटे से त्रिभुज की बात है 90 थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हो गया सिमिलर। ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल आपस में सिमिलर है, बस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करो, और क्या निकालना है आपको, एपी, और एपी है किसके सामने, 90 के सामने। कोई बात नहीं, मुझे ही बताओ इस छोटे से त्रिभुज में 90 के सामने क्या है मेरे दोस्त, ये मेरा OA है, और इस त्रिभुज में 90 के सामने क्या है, ये मेरा एपी है, एपी ही निकालना है। फिर देखना, अब जिसको निकालना है तो एगो नॉन वैल्यू है, एक अननोन वैल्यू है, तो अब यहाँ वही रखना जो मान जानते हो। तो देखो मान किसके सामने का जानते हैं, इस त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, तो मेरे दोस्त ये मेरा 4 है, और इस त्रिभुज में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, ये मेरा 3 है, ठीक, और OA मेरा कितना है, 5 है, ठीक है। तो अब AP बराबर क्या हो जाएगा, 4AP, और ई मेरा 15, और ई AP कितना हो जाएगा, 15/4। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर 3.75। अब मेरे दोस्त आप क्या देख रहे हो, ये हमारे पास एक बहुपद है, इस बहुपद हमें कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इससे और इससे, ये दोनों से ये डिविजिबल है, ठीक है। तो दोनों से अगर ये डिविजिबल है, मतलब ये वाली जो बहुभुज है वो इस बहुभुज और इस बहुभुज, ध्यान दो मेरे दोस्त, ये जो बहुभुज कह रहे हैं, मेरा भी दिमाग खराब है, पॉलिनोमियल, बहुपद, ठीक है, इसलिए हिंदी नहीं बोलते हैं, है ना। तो मेरे दोस्त ये जो मेरा पोलिनोमियल है वो इससे और इससे दोनों से डिविजिबल है, तो अगर ये इन दोनों से डिविजिबल है तो वो दोनों इसका फैक्टर होगा, और याद रखना जो फैक्टर है उसको 0 के बराबर करके यहां से x का मान निकाल लेना, फैक्टर को 0 के बराबर करके यहां से x का मान निकाल लेना, और मेरे दोस्त x का वही मान इसमें डाल दो, ठीक है, x का वही मान डाल दो। अब जैसे ही आप x का वो मान इसमें डालोगे, बस डिवीजन हो गया। डिवीजन का शॉर्टकट तरीका तो यही है,
जिससे भाग देना उसको 0 के बराबर करो, x का मान निकालो और x का वो मान इसमें डाल दो। तो देखो 2 गुने x का मान 3/2, स्क्वायर करोगे 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। प्लस ये कह रहा है ax², ए ऐसा ही रहेगा, x हमारा 3/2 है, 9/4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये मेरे दोस्त 3/2 भी हो जाएगा और -2। जैसे आपने यहाँ पर 3/2 डाला, मतलब x का मान 3/2 इसमें डाला, डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया। अब आपको जो दिख रहा है ये हमारा रिमाइंडर है, और मेरे दोस्त यही रिमाइंडर हमें कितना बोला गया है, 7। तो यही रिमाइंडर हमारा 7 है। रिमाइंडर के बराबर रिमाइंडर कर दिए। ये मेरे दोस्त हमारे पास 4 हो जाएगा। ये कितना, ये मेरा 18 और प्लस ये मेरा 9a और ये मेरा 6 भी हो जाएगा और माइनस में 8 हो जाएगा बराबर 7। अब देख लो भाई यहाँ पर 9a और प्लस में 6 भी और बराबर ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 18 में 60 गया 10, 10 जाके मेरे दोस्त इधर घट जाएगा। अब इसमें से 3 कॉमन आके कटेगा, ये हो जाएगा 3a और प्लस का 2b, 3a प्लस का 2b, ठीक है। 3a प्लस का 2b, 3 कॉमन कर लिए, 3 से 18 कटेगा 6 बार में, तो ये मेरे दोस्त हमारा एक समीकरण होगा, ठीक है। क्या करोगे, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। अब क्या होगा, x + 2 = 0, x का मान -2। एक बार x का मान -2 पुट करोगे, तो जब x का मान -2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस a -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस b और x का मान -2, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैंने क्या किया, x का मान बैठा दिया। अब इस बार आपको इससे भाग देना था, आपने भाग दे दिया, तो भाग देते ही अब ये हो गया मेरा रिमाइंडर। भाग देने का मतलब क्या है, जिससे भाग देना उसको 0 के बराबर करो, x का मान आएगा, x का मान पुट कर दो, भाग हो गया। और भाग जैसे ही मान पुट कर दिया, डिवीजन हो गया। अब जो दिख रहा है ये रिमाइंडर है, और ये रिमाइंडर कितना बोला है, 0, तो बराबर 0 कर दो। तो ये हो जाएगा मेरा 4a और माइनस का 2b और बराबर 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 उस पार जाके -6 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, अगर कायल कॉमन करेंगे, लेके आ जाइए, लेके आ जाइए। 4a और माइनस का 2b और बराबर होगा -6। आप मेरे दोस्त इसको जोड़ दीजिए, देख लीजिए कहीं पर गड़बड़ तो नहीं हो गया, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गया, कैलकुलेशन में ध्यान दो। अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे दोस्त क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन डाटा एरर है। ये जो यहाँ पर पावर 2 देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में पावर 3 है मित्र। ये जो है ये पावर 3 है, क्यूब है। यहाँ भी मेरे दोस्त पावर 3 है, ठीक है, ये क्यूब है। बाकी बनाने का यही तरीका है, ओके। ये क्यूब था मेरे दोस्त, ओके। अब आप मेरे भाई बनाओ और देखो क्या होता है। अब जैसे ही आप बनाओगे, जिससे भाग देना उसको 0 के बराबर करो, x का मान हो जाएगा 3/2। इसको भी 0 के बराबर करो, x का मान हो जाएगा -2। अब फटाफट पुट करो। अब जैसे ही आप मेरे दोस्त पुट करोगे, ये 2 3/2 का क्यूब हो जाएगा 27 और बटे में 8, ठीक है। और प्लस ये मेरा a और 3/2 9/4 हो जाएगा, प्लस ये मेरा 3b और बाई में 2 हो जाएगा और -2 हो गया डिवीजन। अब जैसे ही मान रख दिया, भाग हो गया। अब यह है रिमाइंडर, और इसका रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 7, बराबर 7 कर दो, ठीक। अब यहाँ से आप देखोगे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा 4 बार में। अब एलसीएम 4 लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, जो इधर जाके 28 बन जाएगा। इधर क्या रहेगा, तो ये मेरा 27 ही रहेगा, प्लस ये 4 है नीचे में तो 9a ही रहेगा,
और प्लस ये 4 एलसीएम था तो ये हमारा 6 भी हो जाएगा, और ये 4 दूनी मेरे दोस्त 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो 9a और प्लस में 6b क्या होगा। तो 9a और प्लस में 6b आप देखेंगे तो मेरे दोस्त 18 और 8 हो जाएगा 36, और 36 में जाके 27 घट जाएगा, हो जाएगा 9। अब 3 कॉमन कर लेंगे तो 3a और प्लस का 2b बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब मेरे दोस्त x का मान क्या डालना है, -2, -2 डालिए। -2 का क्यूब कितना होगा, -8 गुने 2 माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस -2 का स्क्वायर 4 ही 4 हो जाएगा। -2 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का ही 2 भी हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे दोस्त हमारा -2 हो गया। यानी x का मान आपने जैसे ही -2 पुट किया यहाँ पर, तो -16, ये मेरा 4 है, ये मेरा -2 भी, ये मेरा -2 हो गया डिवीजन। अब इसका जो रिमाइंडर है उसको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो रिमाइंडर को रिमाइंडर के बराबर कर दिए। अब ये 4a और माइनस का 2b और बराबर 16 2 18, उस पर जाके मेरे दोस्त 18 हो जाएगा, ठीक है। 16 2 18 इस पर जाकर के मेरे दोस्त 18 हो जाएगा, ठीक है। कहीं से भी कोई आपत्ति है, एकदम नहीं होगा। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ले आओ उसको उधर। 4a माइनस का 2b और बराबर है 18। अब जोड़ दो। अब जैसे ही जोड़ोगे मेरे दोस्त ये मेरा कैंसिल आउट होगा। 7a बराबर 21, a का मान हो जाएगा 3। अब a का मान अगर 3 है, a का मान 3 यहाँ रखिए, 27 जाके घटेगा 18, 6 तिया 18, तो b का मान हो जाएगा -3। a का मान 3, b का मान -3। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये था हमारा 12 नंबर सवाल। अब चलते हैं 13 नंबर। हो गया ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको देखते हैं। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। यदि इनकम में 20% की वृद्धि हो जाए और बचत में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। आपको पता है कि इनकम में से अगर हम खर्च को घटाएंगे तो हमारा सेविंग्स आएगा, ठीक है। अब इनकम को अगर हम 100 मान लें और 72% खर्च हुआ यानी 72, मेरा सेविंग्स क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, इनकम में 20% की वृद्धि कर दीजिए। तो इनकम में अगर आप 20% की वृद्धि करते हैं तो ये आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। और सेविंग्स में आपसे कहा कि 15% की वृद्धि करिए। अब देखिए 15% कैसे होता है, जैसे 28 है, 28 का 15% निकालना है तो पहले 10% निकालिए। 10% का मान कैसे निकालते हैं, एक अंक पहले डेसिमल डालिए, ये 10% का मान होगा। अब 5% निकाल लीजिए, तो 5% कैसे होगा, 10% का आधा यानी 1.4। अब जोड़ लीजिए, इधर हो गया 15% और इधर हो गया मेरे दोस्त 4.2। तो आपको ये पता चल गया कि 15% यानी 4.2 की वृद्धि करना है। आप जैसे ही वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा 32.2। अब सोच के देखिए कि ये मेरा इनकम है, ये मेरी सेविंग्स है, मेरा खर्च क्या रहा होगा दोस्त, मेरा खर्च क्या रहा होगा। तो आप इनकम में से सेविंग्स हटा दीजिए तो ये मेरा हो जाएगा 8, ठीक है। और 9 में से 2 गया तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ रहेगा 11, 11 में से 3 हो जाएगा तो 8, 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका खर्च पहले 72 था और अब 87.8 है। बताइए कितना बढ़ गया खर्च, तो खर्च बढ़ गया है 15.8। किससे मेरे दोस्त, 72 से, और इंटू 100। अब यहाँ से अगर हम देखने चले जाएं तो डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो खत्म, सॉल्व करेंगे 21.9% नजर आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा साउंड में घर घर कर रहा है, रुको फैन बंद कर देते हैं, घर घर करना बंद हो जाएगा। अब अब घर घर नहीं करेगा, ठीक है। अब घर घर नहीं करेगा दोस्त, आप क्यों घबरा रहे हो, एकदम मजे से काम करते चलो, देखते चलो। हेलो सर, नमस्कार, नमस्कार मेरे दोस्त, नमस्कार।
आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें पहले। कह रहा है 12 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज बनाया गया है। इसमें बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आपको मेरे दोस्त एक कंसेप्ट देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये सुन लो, ये जो मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज का आपको बेस दिया हुआ है, ठीक है, और मेरे दोस्त उस ट्रेंगल का अगर आपको हाइट दिया हुआ है, ठीक है, तो एक बात याद रखना। क्या याद रखना? बात ये याद रखना मेरे दोस्त कि अगर किसी भी त्रिभुज जिसका बेस और हाइट दिया हो, अगर इसमें मैक्सिमम साइज का वर्ग बना है और वर्ग की एक भुजा अगर इसके बेस पर है, याद रखना इस वर्ग की भुजा क्या होगी? वर्ग की भुजा हो जाएगी आधार गुने लंब बटे आधार प्लस लंब। आधार गुने लंब और बटे आधार प्लस लंब, है ना। आधार और गुने लंब और बटे आधार प्लस लंब, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। आधार गुने लंब और बटे आधार प्लस लंब, या यूं कह दे आधार गुने ऊंचाई और बटे आधार प्लस ऊंचाई। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है। ये अभी आपका जो क्वेश्चन है ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ए बी और सी, ये है एक समबाहु त्रिभुज। मेरे दोस्त समबाहु त्रिभुज में भुजा कितना दिया हुआ है? भुजा दिया हुआ है 12 से। क्या आप चाहोगे तो ऊंचाई नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल ऊंचाई निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम सभी जानते हैं, √3/2 और 3। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका? 6 और √3। कितना हो जाएगा ऊंचाई? 6 √3। ठीक है भाई। अब हमें ये कहा कि इसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो वर्ग है, इसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो वर्ग, हमें इस वर्ग की भुजा चाहिए। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि दुनिया के किसी भी त्रिभुज में अगर आधार और ऊंचाई मान लो और उसके अंदर मैक्सिमम साइज का वर्ग बनाए और वर्ग की भुजा चाहिए, वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा? आधार गुने लंब बटे आधार प्लस। आधार गुने लंब करने जाएंगे 12 गुने 6 √3 और बटे आधार प्लस लंब तो 12 प्लस 6 √3। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऊपर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या होगा? 6 कॉमन आ सकता है, 2 प्लस √3 हो जाएगा, 2 प्लस √3। अब मेरे दोस्त की 6 से अगर हम इस 6 को काट भी दें, ऊपर हमारा 12 √3 हो जाएगा और नीचे में हमारा क्या है? 2 √3। ठीक, तो 2 सॉरी प्लस √3 रेशनलाइज करिएगा, 12 √3 हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा 2 - √3। ठीक है। तो इस प्रकार निकल गया इस वर्ग की भुजा। अब मुझे क्या चाहिए? वर्ग का एरिया। तो वर्ग का एरिया निकालिए। जैसे ही भुजा स्क्वायर निकालिएगा तो 12 का स्क्वायर 144 और 144 √3 का स्क्वायर 3, कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त 144 गुने 3, 4 × 12 42 और 1 43 और √3 माइनस 2 - √3 का स्क्वायर क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा 7 - 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 7 दूनी 14, 21 और 1 22, 28 और 2 30 माइनस 432 गुने 4, 4 दूनी 8, 4 × 12 और 16 और 1 17। यानी कि आपके इस वर्ग का जो एरिया होगा, भुजा तो हो गया 12 √3 × 2 - √3, लेकिन इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 3024 - 1728 है ना, जो कहाँ है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन ये बात सही है कि प्राइमरी ये सब में बच्चे को लोकल लैंग्वेज की भी प्रायोरिटी। ये क्या हो गया? साउंड में घर घर कर ही रहा है, साउंड में घर घर कर ही रहा है। अच्छा, कोई टेक्निकल मेंबर तो अभी है नहीं, जब रहेगा तो बता देंगे। देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको रेफरेंस दिया है, समझो। किसी त्रिभुज का अगर आधार ऊंचाई मालूम हो और इसमें मैक्सिमम साइज का वर्ग बनाना हो, इस वर्ग की भुजा क्या होती है? इस वर्ग की भुजा त्रिभुज के आधार गुने ऊंचाई बटे आधार प्लस। ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, ठीक है, जो प्रूव्ड कंसेप्ट है, उसी का मैंने यहाँ प्रयोग किया।
हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज था जिसकी भुजा हम जानते थे, बस ऊंचाई निकाल लिए समबाहु का, √3/2 गुने भुजा, वही निकल गया समबाहु का। ठीक है, अब क्या, अब इस समबाहु त्रिभुज की आधार ऊंचाई मालूम, इसमें हमें मैक्सिमम साइज का वर्ग बनाना है। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, आधार गुने ऊंचाई ऊपर और आधार प्लस ऊंचाई नीचे। अब यहाँ से 6 कॉमन करके काट दिया, रेशनलाइज कर दिया, तो ई निकल गया आपके वर्ग की भुजा। ठीक है, ये जो अंदर में वर्ग है ना उसकी ये भुजा निकला। अब हमको चाहिए था वर्ग का क्षेत्रफल, तो अगर मेरे दोस्त मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, आप खुद ही सोचिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर होगा क्या। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब 12√3 का स्क्वायर ये होगा, और 2 - √3 का स्क्वायर करने आपको आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करिएगा तो 7 - 4√3 होगा। अब इससे अंदर गुना कीजिएगा तो ये होगा, और यही ऑप्शन नंबर बी है। तो इसके लिए फिर इतना क्या सोचना है, आपसे ये कहना था कि टेस्ट में सीआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सवाल 50% मिलता तो कृपा होती। अब देखो, हर हर महादेव। अरे यार, अब क्या बोले, अब यही आप लोगों की बड़ी समस्या है। अब अभी हम ये चीज़ देख पा रहे हैं। अरे आप भी थोड़ा सा एनालिसिस करो कि वो जो एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं ना है जी। अरे हम लोग गोबर नजर आ रहे हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल जाएगा? एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है और बाकियों को भी लेकर चलना है। एनसीईआरटी के साथ सबको लेकर चलो। और ऐसा थोड़ी ना है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं रहता है, रहता है। अरे भाई, डेली 40-40 क्वेश्चन हम लोग देते हैं। मतलब बिना किसी दिमाग का, बिना किसी नॉलेज का ही 2.0 में इतने रिजल्ट, 3.0 में इतने रिजल्ट, 1.0 में इतने रिजल्ट, बिना किसी नॉलेज का ही आ गया। अब अब आप पता नहीं किस तरीके से सोचते हैं। हम लोग गोबर नहीं ना है जी, हम लोग सारा कुछ मिला कर देते हैं। आप इस तरीके का स्टेटमेंट कमेंट में लिखते हो जैसे लगता है कि हम लोग को कुछ नॉलेज ही नहीं है, एग्जामिनेशन से कुछ ताल्लुकात ही नहीं है। और आप बात को समझिए, समझे। अब आप सोचिए, मूर्ख बनाने का एक लिमिटेशन होता है। आपको लगता है कि अगर सारा क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछ दिया जाए तो बिहार में ऐसे बच्चों की कमी है जिसको एनसीईआरटी का आंसर याद नहीं है? हूबहू क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से ही उठा करके सिर्फ डाल दिया जाए तो क्या बिहार में ऐसे बच्चों की कमी है जिनको एनसीईआरटी का आंसर याद नहीं है? मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे हैं कि आंसर तक याद करके रखे हैं। मैं ये नहीं कहता कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी को बेस बनाकर तो पढ़ना ही है। एनसीईआरटी को भी पढ़ना है, एनसीईआरटी को बेस बना कर भी पढ़ना है। अब देख रहे हैं कि हर जगह चैनल चैनल हर चैनल पर एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। अरे यार, उल्लू बनाना बंद करो यार। एनसीईआरटी भी पढ़ना है, एनसीईआरटी पर आधारित पढ़ाई भी करना है, तभी जाके आप एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाएंगे। 120 में 102, 104, 103। ठीक है, इसलिए काम करिए, हम लोग को भी काम करने दीजिए। बाकी चॉइस इज योर्स, आपको क्या सोचना है आप सोचिए। पता तो एग्जामिनेशन के बाद चलेगा ना कि किसके यहाँ से कितना रिजल्ट हुआ, कहाँ से कितना रिजल्ट हुआ। अब आपको बेवकूफ बनना है तो बनिए। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। कोई मूलधन 15%, कोई मूलधन 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अरे मेरा कहना यह है
कि हमें, आपको क्या लगता है कि हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं? और प्लस एग्जाम्पलर, ये तीनों से क्वेश्चन उठाते हैं, साथ ही साथ इस पर आधारित क्वेश्चन उठाते हैं, तब जाकर के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम रिजल्ट होता है। अब जिसको बीपीएससी का बी भी नहीं पता है, अब वो भी बीपीएससी का तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। इसलिए आप लोग काम कीजिए, स्पेशलिस्ट सदैव स्पेशलिस्ट होता है, इसलिए आराम से ध्यान दीजिए, काम कीजिए। बाकी क्या बोले, बाकी कोई बात नहीं, वैसे ही है। आओ ध्यान दो, कोई मूलधन 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.2/5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है, तो मूलधन और निम्नलिखित में से कितना है? प्रिंसिपल हमसे मांगे। मेरे दोस्त सबसे पहले ये समझो, 2 सही 2/5 का मतलब क्या है? 2 सही 2/5 का 5 वर्ष का मतलब है कि पहला साल पूरा पूरा, दूसरा साल भी पूरा पूरा, लेकिन तीसरा साल केवल 2/5, तीसरे साल का केवल 2/5। ठीक है। अब देखो पहला साल पूरा पूरा तो क्या है, 15% का, 15% जो मेरा रेट है, पहला साल पूरा पूरा लेना है तो रेट 15 काम करेगा, दूसरा साल भी पूरा पूरा लेना है तो रेट 15 काम करेगा, और तीसरा साल, अब आप यहाँ पर तीसरा साल देख लो, 2/5 तीसरे साल का रेट है क्या, 15। तो मेरे दोस्त 15% रेट, अगर 15% रेट क्या है पूरे साल का, लेकिन मुझे तो 2/5 साल ही गिनना है, 5 दिया, 3 दूनी 6, 6% रेट यहाँ पर काम करेगा, है ना। अब आप यहाँ देख लो, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, 15% का मतलब 3/20, और 6% का मतलब क्या होता है, ये मेरे दोस्त होता है 3/। ठीक है। अब आराम से देखिए, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो 3/20 से वृद्धि का मतलब है कि 20 से 3 बढ़कर मेरे दोस्त 23 हो, फिर 3/20, तो मेरे दोस्त 20 से 3 बढ़कर 23 हो गया, और यहाँ पर देखिए 3/50, 50 से 3 बढ़कर कितना, ये हमारा। ठीक है। अब मेरे दोस्त अब आप काम कीजिए, देखिए कि 2 सही 2/5 सालों में हो क्या गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये 4 4 पंचे 20, ये इधर 20,000 हो जाएगा, और इधर क्या होगा, 23 23 529, और मेरे दोस्त इसको 53 से मल्टीप्लाई करना है, ये 9 3 27, और 6 2 8, 5 दिया 15, 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, अब 5 बचे 25 और 1 26, देख लो एक बार, ये मेरे दोस्त 15 87, ये 9 बचे 14, 25 1 26, जोड़ लो, ये मेरे दोस्त हो जाएगा 7 8 5 13 हो गया, और 9 1 10 हो गया, 7 1 8, और मेरे दोस्त ये हमारे पास। ठीक है, चलो धन्यवाद। अब मेरे दोस्त आप ये देख लो, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, और यही जो अमाउंट है ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4205 और दशमलव। क्या करिए आप, डेसिमल हटाइए और नीचे मेरे मित्र 2 जीरो डाल दीजिए, और देखिए क्या इससे कटने वाला है, 15 120, बिल्कुल, इससे मेरे दोस्त 15 टाइम्स, यानी यहाँ से एक रेशियो का मान क्या होगा, 15/100, यानी कि 3/20। अगर एक रेशियो का मान 3/20, आपको तो प्रिंसिपल चाहिए, 20,000 का 20,000 का 3/20 करिए, तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, 3,000, 3,000।
चलो ये मेरा 15 नंबर क्वेश्चन था। आइए अब चलते हैं 16 नंबर सवाल पर। 16 नंबर सवाल देखो है क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या बोला इसमें? सी है 90 डिग्री, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा ए है, और मेरे दोस्त ये मेरा बी है। हमें कहा कि सी बी पर कहीं एक पॉइंट दी, सी बी पर कहीं एक पॉइंट दी। अब आप क्या करिए, ए से इस डी को मिला दीजिए। जो मिलाना है ए से डी को। मेरे दोस्त हमें ये कहा गया कि डी सी बी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए डी कोण ए का समद्विभाजक हो जाता है। सी बी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है, ये जो मेरा ए डी है वो इस कोण का बाइसेक्टर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, ए सी हमारा कितना है 5, तो ए सी हमारा 5 सेमी है। ठीक है, और इसको ज़रा सा देखिए, ये मेरा मेरे दोस्त कितना है, ये मेरा 12 सेमी है, ये 5 है, ये 12 है, ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सबसे पहले एक बात बता दो, हमें चाहिए इस एडी का मान, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको मेरे दोस्त एक बात पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का बाइसेक्टर, शीर्ष कोण का बाइसेक्टर, ठीक है, अगर बेस को x अनुपात y में बांटता है तो शेष भुजा का भी अनुपात x अनुपात y ही है। यानी कि आप ये कहिए जैसे त्रिभुज है शीर्ष कोण का बाइसेक्टर, जो बेस रेशियो होगा वही इनका रेशियो। अगर ये 5:13 है तो मेरे दोस्त ये भी मेरा 5:13। इसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का बाइसेक्टर बेस को जिस रेशियो में बांटेगा वही अन्य साइड का रेशियो। तो अगर ये मेरा 5:13 है, ये भी मेरा 5। ठीक है, आप हो गए। अब सोच के देखो मेरे दोस्त, अगर ये रेशियो हमारा 5:13 हो गया तो रियल में मेरा 12। अगर अनुपात की राशि मैं यहाँ पर x मान, 5x और 13x कितना हो जाएगा 18x का मान अगर 12 है तो x का मान क्या होगा 2/3। तो बताइए 5x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 2/3 बैठाएंगे तो 10/3 हो जाएगा। यानी इस तरह से छोटे से समकोण त्रिभुज में 5 है 10/3। आपको निकालना है एडी। आइए आप एडी निकालिए। एडी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा हमारा एडी। ठीक है, अगर एडी निकालने जाएंगे एडी तो क्या होगा, लंब स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, आधार स्क्वायर 100/9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे 225 एक 325, 325 का मतलब है 25 × 13 यानी 5√13 नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। हेलो, आओ मेरे दोस्त यहाँ देखो। आइए बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, उसको देखिए। यदि x बराबर a प्लस 1/a और y बराबर a प्लस 1/y a माइनस 1/a, तो बताइए सर ये किसके बराबर होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, कहोगे क्या मेरे दोस्त, अगर हम यहाँ से x प्लस वाई निकालना चाहेंगे ना तो 1/a कट जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। अगर x माइनस वाई निकालना चाहेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, 1/a प्लस 1/a, ये मेरा हो जाएगा 2/a। एकदम बड़ी बारीकी से ध्यान से देखना। अब आप तनिक सोचो कि आखिर ये अंदर में है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और माइनस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है,
क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देख लो, इसका स्क्वायर है ना रूट के अंदर, जब बाहर आएगा ना मेरे दोस्त तो बस ये आएगा, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब मुझे बताओ कि x प्लस वाई का मान क्या है, 2a, x माइनस वाई का मान क्या है, 2/a, a से a कट जाएगा, कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त, 4 आंसर आएगा। आप चाहो तो यहाँ a का मान 1 पुट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का एक क्लास करवा देंगे, डोंट वरी, सचिन रावत करवा देंगे हम। ठीक है मेरे दोस्त। अरे क्या हो गया, कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 16 का ए होगा। अच्छा, 5√13/3 है। अरे यार, कम से कम ये भी तो देख के लगा लो यार, इतना भी नहीं देख सकते हो, तब इतना भी बुद्धि नहीं है कि कम से कम नीचे में 3 है, 3 वाला लगा देंगे। अगर बाय मिस्टेक वो ऑप्शन लग ही गया तो लगा लेना, लगा लेता है इसको, है? क्या बात करते हो यार, थोड़ा ध्यान दोगे पढ़ने पर, क्वेश्चन सॉल्व कराते रहते हैं, थोड़ी ना स्टूडियो में कोई रहता है। चलो ध्यान दो भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर सवाल कहता है कि एक गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 1:7 है। कहता है इस गोले को पिघलाकर बराबर माप के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या का 1/6 है। ठीक है, अब सभी छोटे गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल क्या होने वाला है। अब मेरे दोस्त यहां देखना, एक छोटे, एक गोले के कुल पृष्ठ एरिया और आयतन, गोला का कुल पृष्ठ एरिया 4πr² है और आयतन 4/3πr³ है। ठीक है, ये गोला का वक्रपृष्ठ वक्रपृष्ठ एरिया बोलो चाहे कुल पृष्ठ एरिया बोलो, एक ही होता है गोला का। ये गोला का टोटल सरफेस एरिया, गोला का वॉल्यूम, ये कितना दिया हुआ है, 1:7। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो मेरे दोस्त आप देख रहे हो 4πr², 4π, 2r चला गया, 3 जाएगा ऊपर, नीचे रहेगा r बराबर 1/7। तो इस तरह से आपने r का मान देख लिया 21। ठीक है, अब क्या बोला है कि सर इस गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं, जिनकी त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या का 1/6 है। यानी छोटे गोले की त्रिज्या जो है वो बड़े गोले की त्रिज्या का 1/6 है, यानी कि 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे बड़े गोले की त्रिज्या है, ये तुम्हारे छोटे गोले की त्रिज्या है। ठीक है, हमें कहता है कि सभी छोटे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा। सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि छोटे गोले बनेंगे कितने, छोटे गोले बनेंगे कितने। तो छोटे गोले की संख्या अगर हम निकालने जाएंगे तो मेरे दोस्त कैसे निकालेंगे, छोटे गोले की संख्या निकालना होगा। याद रखना, जब एक 3D फिगर को पिघलाकर ढेर सारे छोटे छोटे 3D फिगर बनाएंगे तो जिसको पिघलाया जाएगा उसका आयतन ऊपर, बड़े गोले को पिघलाया गया उसका आयतन ऊपर लिखिए 4/3πr³। बड़े गोले की त्रिज्या 21 है तो 21 गुने 21 गुने 21 हो जाएगा। बनाया छोटा छोटा गोला तो एक छोटे गोले का आयतन नीचे हो जाएगा 4/3πr³, ये 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा और ये 7/2। बाकी जो कटने वाला है काट लीजिए, 4/3π 4/3π चला गया, ये 7×3=21 हो जाएगा, 7×3=21 हो जाएगा और मेरे दोस्त 7×3=21 हो जाएगा। तो 3×3 होती है 27, 27 और 2×2=4, 8, 27 गुने 8 कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 216 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि छोटे गोले की संख्या 216 है। अब हमें इसी 216 छोटे गोले का वक्रपृष्ठ एरिया क्या होगा। तो गोला का वक्रपृष्ठ एरिया होता क्या है, 4πr², 4πr²। छोटा गोला का r है 7/2 तो हो जाएगा 7/2। ये हो गया एक गोला का वक्रपृष्ठ एरिया। ऐसा ऐसा 216 गोला है तो 216 से गुना कर दीजिए।
आप जैसे ही मेरे दोस्त 216 से गुना करेंगे 216 गोले का वक्रपृष्ठ एरिया आ जाएगा, जो मेरे दोस्त हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33,264। ठीक है, 33,264। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अब इसको देखो क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब हम यहां पर देख रहे हैं वस्तु ए और बी के बिक्री मूल्य एक समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तु का कुल बिक्री मूल्य इतना है तो बताइए जरा सा ए और बी का, ठीक है, ए और बी का मेरे दोस्त क्रय मूल्य क्रमशः कितना होगा। क्रय मूल्य मेरे दोस्त कितना होगा आप तनिक ये बताइए, जरा बना के आंसर बताओ क्या होगा। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, थोड़ा सा यहाँ मेरे दोस्त डाटा का भी प्रॉब्लम है, डाटा का भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये एक्चुअल में यहाँ पर 4864, ठीक है, ये है एक्चुअल डाटा मेरे दोस्त कितना है, एक्चुअल डाटा है 48,640, ये नहीं है, इसको हटा देना, 48,640 है, ठीक है, 48,600। अब समझना इसको अच्छे से कि आखिर है मामला क्या। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो मेरे दोस्त, ए और बी के बिक्री मूल्य समान है, हाँ? और दोनों का बिक्री मूल्य भी दिया हुआ है। तो अगर दोनों का बिक्री मूल्य एक समान है, हमें कह रहा है कि एसपी एक समान है और दोनों का एक साथ एसपी दे दिया, तो क्या करना है, आधा आधा कर दो, बराबर बराबर कर दो। ठीक है, आप जैसे ही बराबर बराबर करोगे, ये 24,320, ये 24,320 और ये भी हमारा हो जाएगा 24 और 320। ठीक है, तो क्या कर दिया मैंने, अरे दोनों का एसपी एक समान बोला था, एक साथ एसपी जोड़ कर दे दिया, तो क्या करना होगा, एसपी को अलग अलग कर दिया। ठीक है, एसपी को अलग अलग कर दिया। अब देखो मेरे दोस्त, पहला वस्तु को जब मैं बेचा, थोड़ा ध्यान से देखना, तो पहला को बेचा तो 28% का मुझे लाभ हुआ। 28% के लाभ का मतलब है कि बेचकर 128% मिला। अगर मैं सीपी निकालना चाहूंगा तो 100% से गुणा करना होगा। आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट जैसे ही करोगे 190 बार में यानी 19,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, दूसरे को बेच रहे तो 24% की हानि, 24% की हानि का मतलब बेचकर 76% मिला। अगर मुझे सीपी निकालना है तो 100% का मान निकालना होगा। अब आप मेरे दोस्त कैलकुलेट कर लो, जैसे कैलकुलेट करोगे ये 320 बार में यानी कि 32,000 हो जाएगा। तो पहला का सीपी 19,000 होगा, दूसरा का सीपी 32,000 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो। अब मेरे दोस्त इसको देखना, ये क्या है, ये हमें दिया हुआ है सेक और प्लस में 10 बराबर कितना, x-2 और y में x+2। ठीक, मुझे क्या निकालना है मुझे कॉस का मान निकालना है। अगर सेक प्लस 10 बराबर इतना, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक प्लस 10 बराबर अगर x है, तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखना कि सेक माइनस 10 बराबर क्या होगा, 1/x होगा। सेक प्लस 10 बराबर अगर x है तो सेक माइनस 10 बराबर 1/x होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर सेक और -10 बराबर हो जाएगा 1/x।
यानी इसका उल्टा उलट दोगे तो x+2 ऊपर हो जाएगा, x-2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है सेक का मान। आप ऐसा कर दो, इसको जोड़ दो, 10 से 10 चला गया, सेक प्लस सेक 2 सेक हो जाएगा। इधर जब जोड़ोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त इधर जोड़ने से हमारा एलसीएम हो जाएगा x+2 इंटू x-2 हो जाएगा a² - b²। ठीक है, अब इसका गुना यहाँ होगा, ये x-2 का स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे दोस्त इसका गुना यहाँ होगा, एक लाइन लिख ही देते हैं ताकि परेशान नहीं होगा, x-2 बाय x+2 प्लस x+2 और बाय x-2। ठीक है, अब यहाँ से 2 और मेरे दोस्त ये मेरा है cos थीटा। ध्यान से देखो, ये a प्लस बी इंटू a-b a² - b² होगा, इसका गुना यहाँ होगा x-2 का स्क्वायर, इसका गुना यहाँ होगा x+2 का स्क्वायर। अब इसको हम देख पा रहे हैं क्या, तो दोस्त मेरे ये हो जाएगा हमारा 2/cos थीटा और बराबर a-b का होल स्क्वायर a+b का स्क्वायर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a² और प्लस b², और नीचे x² और -4 क्या होने वाला है। तो हम यहाँ से देख लिए कि ई मेरा 2 से 2 कट जाएगा। अब आप उलट दीजिए, आंसर हो गया। उलट दीजिएगा, कॉस ऊपर चल जाएगा, इधर से भी उलट जाएगा, x² - 4 और नीचे हो जाएगा x² + 4। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो x² - 4 और बाय x² + 4, सी नंबर इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो, ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेरे दोस्त हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 5√5 x³ है ना, ये जो x³ है ये मेरे दोस्त रूट के बाहर है, ये रूट के बाहर है। ठीक है, 5√5 x³ एकदम ध्यान से देखते रहना, 5√5 ये मेरा x³ है, -81√3 ये मेरा y³ है, ये x³ - y³ हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये √5x और माइनस में 3√3x 3√3y। ठीक है, अब उसे छोड़ो, वैसे ही रहने दो। अब यहाँ ध्यान से देखो मेरे दोस्त कि 5√5 x³ का मतलब क्या है, √5x का होल क्यूब, ये 81√3, अगर इसको देखा जाए तो ये 3√3y का होल क्यूब है। तो क्या हो जाएगा AQ - BQ, AQ - BQ क्या होगा, a और -b इंटू a² प्लस b² और प्लस 2ab, सॉरी ab, ab जब करने जाओगे तो 3√15 हो जाएगा और साथ में xy। ठीक है, अब मेरे दोस्त आप खुद समझो कि डिनोमिनेटर में आपका क्या है, √5x और माइनस में 3√3। अब सोच के तनिक देखिए कि इससे तो ये कंप्लीट खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब कंपेयर करना है, कंपेयर करिए, x² के साथ a है, a डाल दीजिए, y² के साथ b है, तो मेरे दोस्त आप यहाँ b डाल दीजिए, और √15xy, तो देखिए xy की जगह पर हमारा c है, तो मेरे दोस्त आप यहाँ c रखिए, c आपका 3√15 हो गया। अब यही मान यहाँ पर बैठा दीजिए, 6 गुना a का मान 5, 6 गुना a का मान 5 प्लस b का मान कितना है 27, 27 हो जाएगा, माइनस ये हमारा हो जाएगा रूट के अंदर 15, और c का मान कितना है 3√15। ठीक है, 3√15। अब इसको अगर हम देखें तो मेरे दोस्त ये होगा क्या, 15 √15 c। मेरे दोस्त आज फ़ॉन्ट भी इतना आगे पीछे भागा हुआ है कि कुछ कहने का नहीं। अब ध्यान दो मेरे दोस्त यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर परेशानी कहाँ है, 3 का क्यूब 27। ठीक है, ये मेरा इसी का क्यूब है, AQ - BQ, a - b a² प्लस b² प्लस ab। तो मेरे दोस्त अगर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे √5
और ये 3√3 है। अच्छा, कंपेयर कर दिया। ओके, ठीक। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आप देख लीजिए। नहीं तो परेशानी हो गया। देखो कहीं पर मिस्टेक हुआ क्या मेरे दोस्त? अच्छा, देखो इस क्वेश्चन में ही मेरे दोस्त यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, कहाँ प्रॉब्लम है सर? यहाँ पर। ये मेरे दोस्त देखो, रूट से सी बाहर है, यहाँ सी पर रूट दे दिया, वही मेरा दिमाग खराब किए हुए है ना। ये मेरे दोस्त हमारे पास √15 है, और सी का मान अगर हम डालेंगे तो सी का मान 3√15 है। ये 3√15 है, ठीक है। अब आप यहाँ देख लो मेरे दोस्त, 30 और प्लस में 27, ये कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 या 45, और रिजल्ट कितने आ जाएंगे? 12। अब बताओ मेरे दोस्त, अब रूट के अंदर अगर सी को रूट के अंदर डाल दिया है तो समस्या हो गया है। चलो ध्यान दो। आओ मेरे दोस्त, बाकी सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। आप देख रहे हो मेरे दोस्त, इसी सेट का डिस्कशन हो रहा है, इसी सेट का। देखो अगर टीजीटी की तैयारी करना है, 6 to 8 की तैयारी करना है, अच्छे लेवल की तैयारी करना होगा, क्योंकि 3.0 में जो क्वेश्चन पूछा गया उससे कहीं अच्छा 4.0 में पूछा जाएगा। 3.0 मैथ का कोई लेवल ही नहीं था, है ना। चलिए आइए बढ़िए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक खोखले गोलार्ध वाले बर्तन का आंतरिक व्यास इतना है, बर्तन 0.5 सेमी मोटाई वाला इस्पात की चादर से बना है, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए मेरे दोस्त, अर्धगोलाकार बर्तन है, एकदम ध्यान से इसको देखिए। यही है, यही है। अब आंतरिक व्यास दिया है 24, तो अंदर का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये छोटी आर हो गया। अब ये जिस चीज का बना है उसकी मोटाई है 0.5 सेमी, ठीक, और ये है हमारा 12 सेमी। तो यहां से अगर हम बड़ी आर निकालने चले जाएं तो बड़ी आर क्या हो जाएगा? 12 प्लस आधा, ये हो जाएगा 12.5 सेमी, ठीक। मेरे दोस्त अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ एरिया की बात करेगा तो अंदर में यार छोटा सा अर्धगोला है, तो 2 पाई छोटी आर स्क्वायर। बाहरी अर्धगोला है, 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर, और प्लस, तो ये 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर बाहरी अर्धगोला, अंदर वाला 2 पाई छोटी आर स्क्वायर। अब अगर बेस को देखें, यानी इस कटोरा को पकड़कर अगर ऐसे देख ले, तो मेरे दोस्त हमारा बेस ऐसा नजर आएगा, ऐसा, ठीक है। जिसमें ये मेरी छोटी आर है, ये मेरा बड़ी आर है। और मटेरियल अगर होगा भी तो अंदर तो मेरे दोस्त जगह है ना बीच में, तभी तो इसमें पानी डाला जाएगा। तो मटेरियल कहाँ है? तो मटेरियल है यहाँ, यहाँ है मटेरियल। तो मुझे इसमें से इसका एरिया लेना होगा बेस पर से। तो बेस में अगर इसका एरिया लेंगे तो ये तो हमारा संकेंद्रीय हो गया, रिंग हो गया, है ना, बलय जिसको बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा मेरे दोस्त? ई पार्ट का पाई बड़ी आर स्क्वायर और माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। इसको भी इसमें जोड़ना होगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। तो 2 पाई और 1 पाई, 2 पाई स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर में 1 पाई स्क्वायर चला जाएगा तो 1 पाई स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। पाई को पाई ही रहने दो। इसका आर है 12.5, इसका स्क्वायर करो। पाई को पाई ही रहने दो, इसको 12 का स्क्वायर करो। तो मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा? ये, तो आप कहोगे सर इसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे मेरे दोस्त, इसे आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे, क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा? इसे कैलकुलेट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? बहुत आसान है मेरे दोस्त, थोड़ा सा सॉल्यूशन आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। 612.75 पाई, 612.75।
क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिए फिर से, कमेंट भी देख लिया कीजिए, हर क्वेश्चन को फिर से नहीं बता सकते हैं, आप दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। इतनी को बात समझ में नहीं आएगा तो कोई क्या कर सकता है बताइए, इतना को बात समझ में नहीं आएगा तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 4 पॉइंट बीपीएससी निकालना आसान है? अब यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन था जिसको मैं करेक्ट कर दिया, उसके बाद आप परेशान हो रहे हैं? और इस तरह से रूडली बोल रहे हैं हमको कमेंट देख लेने के लिए हैं? हमको आदेश मत दीजिए, ठीक है, हम सबका कमेंट देखते हैं। आप ऐसे रूडली बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपका हम कुछ खा लिए हैं या कुछ धार लिए हैं, इस तरीके से बोलना ठीक है? एक तो यूट्यूब पे डिस्कशन करा, ऊपर से इस तरीके से रूडली बोलिएगा, यही संस्कार है, यही मास्टर की तैयारी कीजिएगा और यही मास्टर बनिएगा हैं? लेकिन छोड़िए, जितना रहेगा दिमाग उतना ही समझाया जा सकता है। देख लीजिए एक बार और, 5√5 x³ है, इसको √5x का होल क्यों लिख सकते हैं, √5x का होल क्यों है ये, एक। और 81√3y, इसको 3√3y का होल क्यों लिख सकते हैं। आप इसका क्यूब करके देखिए ये आ जाएगा, इसका क्यूब करके देखिए ये आ जाएगा, है ना। अब आप ए क्यू माइनस बी क्यू ब्रेक करिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए और माइनस बी, ठीक है। और ये देखिए a² तो हो जाएगा 5x² प्लस b² तो ये 27y² प्लस ab तो गुणा कर लीजिए इसको, हो जाएगा √5x गुना 3√3, √5 गुना 3√3 हो जाएगा 3 और √5 इंटू √3 हो जाएगा √15 और साथ में xy, ठीक है। अब आप कंपेयर करिए, आपको पता है कि इसमें भाग है इससे, तो जिससे भाग है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ये मेरा √5x और माइनस में 3√3y। अब देख लीजिए इससे ही कट गया, और यही जो आपका बचा हुआ है, तो क्वेश्चन में यही तो लिखा है कि इसमें इससे भाग दीजिएगा तो हमारा ये चीज़ आएगा। देखिए भाग देने के बाद ये चीज़ आया, कंपेयर कर लीजिए, है ना। इसमें इससे भाग दिए तो वो चीज़ आया, तो देखिए भाग देने के बाद यही आया है। x² का गुणांक a है, by² तो b का मान हमारा 27 है। अब यहाँ देख लीजिए 3√3xy का गुणांक c है, तो xy का गुणांक यहाँ c रख दीजिए, ठीक है। अब यही चीज़ हम ए बी सी उठा करके इस क्वेश्चन में डालें, ए के जगह 5 लिखे, बी के जगह 27 लिखे, माइनस √15 और सी के जगह पर, तो देखिए यहाँ पर xy का गुणांक c था, यहाँ xy का गुणांक यही c हो गया, तो c की जगह c का मान डाल दिए, कैलकुलेट कर दिए, 12 आंसर आ गया, ठीक है। करो मेरे दोस्त, ध्यान दो। अब देख लो, आज 25 तक ही रखेंगे, 15 क्वेश्चन का कैलकुलेशन फिर कल होगा, कल थोड़ा सवेरे स्टार्ट किया जाएगा। अब देखो बर्तन ए और बी में स्पिरिट और जल का रेशियो इतना इतना और इतना इतना है। बर्तन ए और बी के द्रव तलों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तो जल और स्पिरिट का रेशियो क्या होगा। आप एक काम कीजिए, शुरू से ही जल और स्पिरिट कर लीजिए, स्पिरिट जल दिया है ना, तो आप मेरे दोस्त जल कर लीजिए और स्पिरिट कर लीजिए, ठीक है। स्पिरिट बोलिए, स्पिरिट और जल, ठीक है। तो मेरे दोस्त स्पिरिट और जल अगर 3-5 है, स्पिरिट जल 3-4 है, जल स्पिरिट क्या होगा, ये स्पिरिट है और ये मेरा जल है, ये स्पिरिट है और मेरा जल है, तो हम तो यहाँ जल स्पिरिट किए हैं तो उलट जाएगा, 4:3 हो जाएगा, और वो मेरे दोस्त हमारा 9:5 हो जाएगा, 9:5। हमें क्या बोला, हमें बोला कि इस दोनों बर्तन के जो वजन का रेशियो है, वो वजन हमारा 2:3 है, वजन 2:3 है। तो क्या करना है मेरे दोस्त, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है,
सबसे पहला काम, ये दोनों को तभी मिलाएंगे जब 2:3 में हो। पहले इसको 2:3 बनाइए। तो देखिए 4 3 मेरे दोस्त ये 7 है, 9 5 मेरे दोस्त ये मेरा 14 है। अब आप ये बताओ मेरे दोस्त, 4 3 7 9 5 14, सबसे पहले आप इसको बराबर कर लो। ये 14 है, आप इसे भी 14 बना लो। बना लिए। अब मेरे दोस्त क्यों 14 बनाए? ताकि ये जो हमारा है 1:1 हो जाए। अब 1:1 करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि मुझे 2:3 बनाना था। और किसी भी रेशियो को एक नया रेशियो देना हो तो पहले उसको 1:1 किया जाता है, इसलिए मैंने इसे बराबर कर दिया। अब जिसको 2 रखना है उसमें 2 से गुणा कर दो, जिसको 3 रखना है उसमें 3 से गुणा कर दो। ठीक है। अब आप बताओ मेरे दोस्त क्या होगा? 14 14 कट जाएगा, 2:3 रह जाएगा, और कहा भी था 2:3 रखना है। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि 2:3 करने के लिए एक्स्ट्रा गुना किससे किए? 4 से। तो 4 से इधर भी करिए, 4 से इधर भी करिए। यहाँ एक्स्ट्रा गुना 3 से किए, 3 से इधर भी करिए और 3 से इधर भी करिए। अब आप जोड़ दीजिए। ये मेरा 16, ये मेरा 27 हो जाएगा 43। ये मेरे दोस्त 12, ये मेरा 15 हो जाएगा 27। यानी 43:27 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अब इसको देखो, ये मेरा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का ये परिवृत्त है और ये मेरे दोस्त हमारा अंतःवृत्त है। याद रखना, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? इसके त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 1:2। अगर परिवृत्त की त्रिज्या 8 दिया हुआ है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 हो जाएगा। आराम से आप आंसर लगा लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना। ठीक है मेरे दोस्त, आओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे दोस्त ऐसा करो, आप 90 डिग्री पुट कर दो। ठीक है, आप 90 डिग्री पुट कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, अरे 0 या 90 जो पुट करना है पुट करो ना। मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पुट किया। अब देखो 90 डिग्री पुट करने से क्या होगा? कॉस 90 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 1 हो जाएगा। साइन 90 1 हो गया, साइन 90 1 हो गया। अब आप यहाँ देखिए, ऊपर में हमारे पास 2 और 1 + 1 हो जाएगा 2, और नीचे में 1 + 1 2, कितना हो गया? 2। 90 डिग्री रखने से 2 हो गया। अब 90 डिग्री रखने से ही तो मेरा 0 हो जाएगा, ये 2 हो नहीं पाएगा। 90 डिग्री रखने से मेरा 0 हो जाएगा, 2 हो नहीं पाएगा। और 90 डिग्री रखने से ये मेरे दोस्त हमारा 0 हो जाएगा। यानी रिजल्ट कितना हो गया? बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। चलो अब साइंस का टाइम हो गया है। इसका रिमेनिंग 15 क्वेश्चन लेकर हम अगले दिन मिलेंगे। तो अगले दिन इसका 15 क्वेश्चन होगा और मेरे दोस्त बाकी के और भी होंगे। अब डिस्कशन का टाइम थोड़ा सा देखते हैं। अभी फिलहाल 8 बजे आ रहे हैं, 8 बजे आते हैं। किसी किसी दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, चाहे क्वेश्चन उस तरह से कैलकुलेटिव रहता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, हम इसका बचा हुआ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे। ठीक है, कल, या फिर कल अगर मॉर्निंग में 15 क्वेश्चन हम इसका कर दिए डिस्कशन तो कर दिए, नहीं तो शाम में जैसे मिलेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ से साइंस का डिस्कशन होगा, आप लोग साइंस का डिस्कशन देखिए।